हम व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले आशीष चतुर्वेदी और प्रशांत पांडे की जुबानी घोटाले की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो भी दावे किए गए हैं वो व्यापम घोटाले को उजागर करने वालों की पड़ताल के आधार पर हैं। व्यापम घोटाले की अब सीबीआई जांच करेगी, लेकिन अभी भी इसमें कई ऐसी गुत्थियां हैं जो समझ नहीं आ रही हैं, आम जनता को समझ नहीं आ रही हैं और कई लोगों को तो अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ कैसे और हो क्या रहा था। व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले दो मुख्य किरदार जिन्होंने व्यापम घोटाला पकड़ा, देखा, हमारे साथ मौजूद हैं आशीष चतुर्वेदी जी और प्रशांत पांडे जी। सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं कि अब तक लोग कैसे समझ रहे हैं कि व्यापम घोटाला कैसे हो रहा था। तो वो अगर मैं जो अब तक हमें समझ में आया है वो मैं आपको दिखाऊं तो अभी तक व्यापम घोटाले पे ये जानकारी मिली है जो समझ में आती है वो ये कि जो तरीका था एडमिशन का, उनमें एक तरीका ये था, पहला तरीका कि असली कैंडिडेट की जगह फर्जी कैंडिडेट बिठा दिए जाते थे। दूसरा तरीका ये था कि पास हो चुके छात्र दोबारा परीक्षा देते थे उनकी जगह। तीसरा, छात्र जो अपनी आंसर शीट थे, ओएमआर शीट जो थी, वो खाली छोड़ देते थे जिसे बाद में भर दिया जाता था। चौथा तरीका, दोबारा जांच में नंबर बढ़ा दिए जाते थे, दोबारा जांच के लिए दिए जाते थे पेपर और फिर उनमें नंबर बढ़ा दिए जाते थे। क्या इस तरह से एडमिशन हो रही थी या इसके अलावा भी कोई जानकारी है प्रशांत जी जो लोगों को समझानी जरूरी है? दो चीजें तो आपने बिल्कुल सही बताई। एक जो एक कैंडिडेट की जगह कोई और कैंडिडेट एग्जाम देता था, ठीक है, एंड द अनदर वन इज कि दोबारा जांच में जो नंबर बढ़ा दिए जाते थे, ये जो होता था, ये ऑप्शन बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट इज अ लिटिल चेंज्ड। एक्चुअली जब आंसर शीट ओएमआर शीट होती थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन्स होते थे उसमें, अलग अलग एक क्वेश्चन के चार आंसर, हाँ, उसमें सिर्फ एक टिक करना है, एक टिक करना है आपको, तो वो ब्लॉक करना होता था पेंसिल से व्हाटएवर यू आर डूइंग। उस पर्टिकुलर ब्लॉक को आपने ब्लैक कर दिया, फिल कर दिया उस स्पॉट को, देन दैट कॉपी विल बी स्कैन्ड। आंसर जब आपका कंप्लीट हो जाता था, व्हेन यू सबमिट द वो मशीन से स्कैन होती थी, दैट इज स्कैन्ड बाय scanners, basic scanners. ठीक है। Once the scanner scan the document, एक बार जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करता है, स्कैनर ने डॉक्यूमेंट को स्कैन किया तो इट क्रिएट अ इमेज, एक इमेज बनती है उससे। उस इमेज में डॉट्स जहाँ जहाँ लगे हैं से 100% मार्क्स मिलेंगे अगर एक उसका पैटर्न होगा, 90% मिलेंगे अगर एक भी गलत पैटर्न होगा। सो बेस्ड ऑन दैट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। There is a specific software which gives you the result instantly, as soon as it scans. वो उसको एनालाइज करके और रिजल्ट क्रिएट कर देगा कि इसका रिजल्ट ये आया। अब स्कैन तो हो गया, उस फॉर्म को फिर फीड करना है उस सॉफ्टवेयर में, तो दैट विल गिव द रिजल्ट्स। और जो ओरिजिनल मार्कशीट है दैट गोज इनटू द लॉकर, वो लॉकर में चली जाती है स्ट्रॉन्ग रूम में। ठीक है। अब क्या करते थे ये लोग, जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अगर 1 करोड़ रुपए दिए कि आई वांट टू हैव फर्स्ट रैंक, अब आपको फर्स्ट रैंक चाहिए तो आपने उनको पैसे, यू ऑफर देम मनी। किसको? जो भी मिडिल मैन होते थे या जो लोग जो इनसाइड द सिस्टम हैं, व्यापम बोर्ड के अंदर या मिडिल मैन जिसके थ्रू आप रूट हुए हैं, उनको किसी ने पैसा दिया और कि यू वांट फर्स्ट रैंक, ठीक है, आपने मार्क्स अटेम्प्ट किए 10% के। When the result got declared, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता था तो आपको आपकी जो पैसों के अनुसार आपकी पोजीशन दे दी, ठीक है। रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ तो उसमें आ गया आपका फर्स्ट रैंक, ठीक है। दे डिसाइडेड क्या मार्क्स आपकी ओएमआर शीट में देना है। अच्छा, मतलब उसको चेक नहीं किया आंसर शीट को? नहीं, इट इज स्टिल देयर इन स्ट्रॉन्ग रूम, ब्लैंक आंसर शीट अभी खाली पड़ी है, आपको रैंक दे दी पैसे के हिसाब से, डिक्लेयर हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। नाउ दे करेक्ट इट। वो कैसे करते थे कि आप स्टूडेंट से खुद से कहते थे कि यू प्लेस अ रिक्वेस्ट, जो आरटीआई में आप एक रिक्वेस्ट करो कि मैं अपनी आंसर शीट देखना चाहता हूँ। अच्छा। देन वो स्टूडेंट आंसर शीट के लिए रिक्वेस्ट करता है और ये आंसर शीट निकालते हैं स्ट्रॉन्ग रूम से। हाँ, तब जो कंसर्निंग पर्सन है वो आंसर शीट निकालता है स्ट्रॉन्ग रूम में से और उसको फिर उसके वो देखता रिजल्ट।
उसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही मार्क्स देना है ना उसको, उसके अकॉर्डिंग वो तो अब मैं fill कर दिया। अब ये Full समझ proof काम। ये समझा मैं, और गलत हो तो बताइएगा आप, कि किसी ने पैसे दिए कि साहब मुझे इतने मार्क्स चाहिए या इतनी रैंक चाहिए, तो वो रैंक उसको दे दी। उसके बाद उससे बोला कि अब आप आरटीआई फाइल करो, क्योंकि आपकी आंसर शीट तो अंदर लॉकर में बंद है, आंसर शीट तो चेंज नहीं कर सकते, वो खुद नहीं निकाल सकते। आंसर शीट निकालने के लिए कोई वजह चाहिए, वजह बनी आरटीआई। स्टूडेंट ने खुद आरटीआई डाली कि मेरी आंसर शीट मुझे दिखाइए, आरटीआई के आधार पर उसकी आंसर शीट निकाली और उसमें भर दिया जो उसको रैंक देना था। ये सिर्फ डॉक्टरों में डॉक्टरी के उसमें अनट्रेसेबल हो गया। हाँ, नाउ यू कैन नॉट प्रूव इट कि जो उसको मार्क्स मिले हैं वही उसकी कॉपी में है, हाँ, और नो वन कैन प्रूव दैट थिंग किसने किया, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि सबूत तो, क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ है तो सबूत तो आंसर शीट है, और आंसर शीट निकाल के ठीक कर दी गई है। आपने भी ये पाया? चार अलग अलग तरीकों से फर्जीवाड़ा होता था। जो शुरुआती तौर पर पहला तो रेट के अकॉर्डिंग ही फर्जीवाड़ा करते थे। हाँ। अगर आपको यूजी में एडमिशन लेना है तो यूजी के लिए रेट अलग है, पीजी कोर्स के लिए रेट नहीं, वो करते, रेट पे भी आएंगे। ये कैसे करते थे, आपने क्या वही पकड़ा? मैं बता। पहला जैसे एक पहला तरीका होता है पेपर आउट कराना। अगर पेपर आउट हो गया तो पेपर आउट में, जैसे पेपर आउट वाला तरीका सबसे सस्ता पड़ता था। पेपर आउट में चूंकि एक डाउट ये रहता था, कई बार पेपर फेक आ गया, कैंडिडेट को उन्होंने क्वेश्चन दिए, पता लगा अगले दिन वो एग्जाम में अपीयर हुआ, उस दिन वो सारे क्वेश्चन नहीं आए। सेट अलग अलग होते हैं, सेट अलग अलग होते हैं, तो वो थोड़ा उसमें चांसेस कम है, तो आदमी डाउट क्रिएट तो करता है। पेपर आउट होना भी एक पेपर तरीका आउट पहला। ठीक है। दूसरा एक तरीका रहता है, जैसे वो एग्जाम की जब डेट आई, डिक्लेयर हुई, उसी समय से ढूंढना चालू हो जाता है कि कौन पीएमटी एग्जाम देना चाहता है और किसके पास पैसे हैं। उस कैंडिडेट को ढूंढ जाता है। कई सारे दलाल लगे होते हैं कोचिंग पर जो तैयारी कराती हैं, वहाँ स्टूडेंट से कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट दलालों को नहीं ढूंढते थे, दलाल स्टूडेंट को ढूंढते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। दलाल स्टूडेंट्स को ढूंढते थे, उनके पास कांटेक्ट करते थे कि ऐसे ऐसे हम करके पास करा देंगे, फिर उससे फोटो लेते थे। उस कैंडिडेट का फॉर्म दलाल भरता था, ना कि स्टूडेंट भरता था। अच्छा, कैंडिडेट का फॉर्म दलाल भरता था। जैसे कैंडिडेट मैं हूँ तो मेरा फोटोग्राफ लिया और आपका फोटोग्राफ लिया, क्योंकि आप होशियार व्यक्ति हैं। होशियार इतना दूर, इलाहाबाद से, यूपी से, मुंबई से, कहीं से भी, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लगभग अगर पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा तो ऑल ओवर इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज से आपका फॉर्म ही वो दलाल भर रहा है, उस फॉर्म में फोटो कोई और लगा रहा है। फॉर्म मिडिल में दलाल से भरवाया जाता, दलाल पहले ढूंढा जाता था मिडिल मैन के द्वारा। दलाल स्टूडेंट को ढूंढेगा, स्टूडेंट से फॉर्म फोटो लेगा, फोटो लेकिन फॉर्म में नहीं लगाएगा, फोटो को मिक्स कराएगा, फोटो दूसरे की लगा देगा, मिक्स कराएगा। हाँ, मेरी और आपकी फोटो मिक्स कराएगा 50%, 60-40, ठीक है, जिससे एग्जामिनर को डाउट क्रिएट हो जाए। मतलब वो आपको रिक्रिएट करा के एक इमेज क्रिएट करा देंगे। करा देंगे 50-40। अच्छा, एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प बात आप बता रहे हैं कि दो फोटो लिए और उन दोनों को कंप्यूटर में डाला, मिक्स कर दिया, और एक ऐसा चेहरा बनाया जो उन दोनों से मिलता जुलता हो। इस चीज के लिए यूपी, बिहार, आगरा, सब जगह से कई सारे ऐसे लोग पकड़े गए जो 5-5, 10-10 हजार रुपए फोटो मिक्स करते थे। फोटो मिक्स करना मतलब कंप्यूटर में दो फोटो डाल देना और उससे एक चेहरा बना देना। बिल्कुल, एक चेहरा बना देना। एक चेहरा बना दिया। अब ये चेहरा, अब समझ लीजिए हम दोनों हैं, हाँ। आप होशियार हैं, मैं नहीं हूं। बिल्कुल, आपका भी फोटो ले लिया, मेरा भी फोटो ले लिया, मिक्स कर दिया, हम दोनों का फोटो, एक चेहरा ऐसा बना दिया जो हम दोनों से मिलता जुलता हो, पेस्ट कर दिया, उस पे पेस्ट कर दिया फॉर्म पे। उसके बाद कैंडिडेट के सिग्नेचर होने हैं फॉर्म में। ठीक है। अब सिग्नेचर चूंकि आशीष हूँ, अब मेरे सिग्नेचर आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो ASH ISH कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अच्छा, कैपिटल लेटर में आप भी लिख सकते हैं, मैं भी लिख लूंगा, ठीक है, बड़े इजीली। हाँ, वो सारी चीजें। अब टेस्ट एडमिट कार्ड आएगा, टेस्ट एडमिट कार्ड में एड्रेस जो होगा, लेकिन टेस्ट एडमिट कार्ड पर एग्जाम देने जाएगा वो स्कोरर, जो उसका जो होशियार वाला है वो जाएगा, उसकी भी शक्ल उस फोटो से मिल रही है, वो और जिसने एग्जाम देना उसकी भी शक्ल उस फोटो से मिल रही है। एग्जामिनर ने देखा तो एग्जामिनर ने एग्जाम शीट फिल कराई, सिग्नेचर कराया तो कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दिया। उसको डाउट हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट दिखाया, नहीं मैं ही हूँ, फिर उसको भी लगता है 40% तो मैच कर रहा है। या कई बार फोटो को दूसरा एक तरीका और ऐसे भी कर देते हैं, फोटो ऐसा सस्पिशियस कर देते हैं, इमेज क्लियर ना आए। भाई इमेज उनको डाउट क्रिएट करना है उनके लिए। हाँ, मतलब लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई अगर कोई दलाल हैं तो वहां पे एग्जाम देने वाले भी कोई लोग देख रहे हैं, एग्जामों के सेंटर भी हो रहे हैं, कितने सारे लोगों को मिला रखा होगा। तीसरा एक तरीका और है, तीसरे तरीका होता है, जैसे एग्जाम में मेरा टेस्ट एडमिट कार्ड मेरे पास आ गया, अब मेरी व्यापम में सेटिंग है कंट्रोलर से, जो भी किसी बंदे से, वहाँ एग्जाम हॉल के लिए रोल नंबर सीटिंग प्लान अरेंजमेंट होता है।
अरेंजमेंट में उन्होंने सिटिंग प्लान, वहाँ उनके एग्जामिनर सेट होते हैं, वो एग्जामिनर आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, एग्जामिनर भी सेट हाँ, है? मैं वही बता रहा हूँ, एग्जामिनर हेल्प करेंगे, साथ ही आप ये आपने भी देखा? क्योंकि आप मैं ये तो दर्शकों को ये समझाने की जरूरत है कि आपने तो पकड़ा परसेप्शन और मेरा परसेप्शन अलग अलग है। हाँ, आप इन्होंने पकड़ा एक कैंडिडेट को और उस कैंडिडेट के जरिए फिर ये इन्होंने ये पूरी कहानी का तहकीकात की। आप तो एसटीएफ की मदद कर रहे थे, आप एसटीएफ की मदद कर रहे थे। क्या एक्चुअल हो रहा है और क्या क्या एविडेंसेस है, कहाँ कहाँ लूप है, कैसे उनको ट्रैप किया जा सकता है, क्या व्हाट इज देयर एक्चुअल मोडस ऑपरेंडाई। आप एसटीएफ की मदद कर रहे थे? हाँ। और आप व्यापम के कंप्यूटर्स जांच रहे थे? जी हाँ। आप इन अदर वर्ड्स बिकॉज व्हाट दे वांटेड टू नो इज, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट ये आता है कि वो ओएमआर शीट जो बाद में भरी गई है, आंसर शीट ओएमआर शीट बोलते हैं उसको, वो स्कैन भी होती थी। अब जब ये ओरिजिनल स्कैन हुई और ओरिजिनल चली गई, जब रिजल्ट तो अकॉर्डिंगली दे दिए इन्होंने जो देना थे, पहले से तय हो गया, एक फाइल आरटीआई से निकाल के ओएमआर शीट भर दी, दैट्स फिल्ड, बट स्टिल अ कॉपी रिमेन्स जो ओरिजिनल वाली स्कैन हुई थी। हाँ। तो वो फाइल जिस फोल्डर में कंप्यूटर में सर्वर में जहां सेव है, वो फाइल को पर्टिकुलर फाइल को निकालना, उसको एडिट करना और फिर सेव करना, ये भी एक एक्टिविटी हो गई जो जरूरी थी जस्ट टू मेक इट फुल प्रूफ। वो एक्टिविटी कंप्यूटर का कोई भी डाटा, कोई भी बाइट है, कुछ भी है, मशीन स्पीक्स इटसेल्फ। कंप्यूटर का डाटा तो जो देखते हैं आप वो बाहर दिख रहा है, उसके साथ साथ उतना ही डाटा एसोसिएटेड रहता है बैकग्राउंड में। मतलब अगर किसी ने चेंज किया है वो भी पकड़ में आ जाएगा। इट इज विजिबल, मेटा डाटा बोलते हैं उसको। वो मेटा डाटा जो होता है वो इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इंटायर हिस्ट्री। वो फाइल कब क्रिएट की गई, कब मॉडिफाई की गई, कब फाइनली सेव्ड की गई, किस कंप्यूटर पे सेव की गई, किस फॉर्मेट में सेव की गई, क्या सॉफ्टवेयर था, एवरीथिंग। तो उसमें while downloading or getting access to that data, I find that certain files are re-edited and some are same. यानी कि कुछ लोगों ने जो आंसर शीट दी, उनकी जो कंप्यूटर फाइल बनी, उनको जो स्कैन करके उनमें तो बदलाव हुए और कुछ बाकी सब ऐसे हैं। और जिनमें अच्छा, ये भी क्या आपने पाया कि जिनमें बदलाव हुए वो सिलेक्ट हो गए? वो सिलेक्ट हुए, सिर्फ जो सिलेक्ट हुए उनमें बदलाव है, रिजल्ट में जो अपीयर हुए, मतलब जो क्लियर हुए हैं। अच्छा, सिर्फ उसी में चेंजेस हैं। तो ये तो आपने एसटीएफ को बताया, फिर एसटीएफ ने कुछ किया नहीं? इसके अकॉर्डिंग 60,000 स्टूडेंट्स वर देयर। 60,000 छात्रों की आंसर शीट फाइलें थी वो बदली गई, वो सीम्स एडिटेड। अच्छा, अभी मैं स्पेसिफिक वर्ड इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज आई एम नॉट ऑथेंटिकेट एज वेल, और दूसरा देयर वर फाइंडिंग्स लाइक दैट। आई मेंशन्ड माय डाउट कि इट शुड बी क्लियर। आपने जब ये बताया एसटीएफ को, तो एसटीएफ ने क्या बोला? नहीं, एसटीएफ वाज वर्किंग ऑन दिस ओनली। नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं ना कि एसटीएफ ढंग से काम नहीं कर रही। नहीं, काम ढंग से एसटीएफ, मैं जहां तक जानता हूं या समझता हूं, एसटीएफ डिड देयर बेस्ट। गड़बड़ कहां हुई, जब इंदौर में क्राइम ब्रांच ने उस केस में एफआईआर रजिस्टर करी और इनिशिएट की इन्वेस्टिगेशन। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या डिजिटल एविडेंस में, आपको उस एविडेंस को प्रॉपरली कलेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना। ना तो इन्होंने प्रॉपरली उसको कलेक्ट किया, ना प्रिजर्व किया, ना उसको सील किया पुलिस ने पिछले, मतलब पहले के आप तकरीबन 20 दिन तक तो ये समझ लें कि दे वर जस्ट प्लेइंग विद दैट हार्ड डिस्क व्हाट वाज सीज्ड। क्यों आशीष जी, क्या पुलिस को क्या इंटरेस्ट होगा इसमें? पुलिस चूंकि हाई प्रोफाइल जिस प्रकार से इस पूरे स्कैम में लगातार सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल्स के प्रेशर के कारण ये सारी जो जानकारी है और जो लोगों के सामने है और जो चौंका रही है लोगों को, वो रेट की बात है। क्योंकि एक तो हम सिर्फ डॉक्टरों की बात कर रहे हैं, और भी लोग इसके जरिए रिक्रूटमेंट हुए हैं। हाँ, रिक्रूटमेंट भी हुई है। जैसे मेडिकल कॉलेज में दाखिले का अभी तक जो सामने आ रहा है रेट 15 से 25 लाख यूजी का, एमबीबीएस, हाँ एमबीबीएस के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपए। नहीं, इसमें ब्रांच के अकॉर्डिंग है, अलग अलग 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक जाता है। 1.5 से 2 जाता है। परिवहन विभाग में कंडक्टर भी होते हैं व्यापम से, वो 5 से 7 लाख। जैसे मैं आपको बता दूं, एमडी रेडियो जो शक्ति प्रताप सिंह किरार, जो कि गुलाब सिंह किरार के लड़के हैं, एमडी रेडियो 1.5 करोड़ रुपए। फूड इंस्पेक्टर 25 से 30 लाख रुपए में।
सब इंस्पेक्टर 15 से 22 लाख रुपए में, ये सब इंस्पेक्टर कौन से हैं? ये पुलिस के हैं। पुलिस के सब इंस्पेक्टर 15 से 22 लाख रुपए। तो अब जब पुलिस के भी सब इंस्पेक्टर हो रहे हैं तो और पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही है, ये सवाल अपने आप में। अच्छा, ये तो मैं ये तो दाखिले की बात हो गई। आशीष जी, आपने जो पाया, आपने ब्रिजेंद्र चतुर्वेदी के ब्रिजेंद्र रघुवंशी, माफ कीजिएगा, ब्रिजेंद्र रघुवंशी का केस लिया और फिर तहकीकात करनी शुरू की, जैसे आपने उस दिन भी बताया था। क्या दाखिले के बाद भी तो डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम देने होते हैं, फर्स्ट ईयर के, सेकंड वही ईयर? मैं आपको अभी 2 तरीके 10 साल में अभी जो करिए लोगों ने एग्जाम, अभी जो कि 5 साल के। मैं आपको वही 12th फेल लोग डॉक्टर बने, मैं वहां तक आऊंगा। मेरा सवाल ये था कि दाखिला ले लिया, हाँ, देखिए ये तो नौकरियों की है, सब इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ये सब तो इनकी तो नौकरी लग गई, लेकिन डॉक्टरी में अगर दाखिला ले लिया, एमबीबीएस में दाखिला ले लिया, उसके बाद कैसे पास उसके करेंगे? बाद की मेरे सामने जो सच्चाई आई वो उसी दौरान आई। 2009 का जो कैंडिडेट था ब्रजेंद्र रघुवंशी, जिसके भी आप बात कर रहे थे, 2010 में मेरे कांटेक्ट में आया। उसके पहले मैं उसे जानता नहीं था। 2010 के दौरान जब ये कांटेक्ट में आया तो इसने शुरुआती तौर पर जो बताया कि मेडिकल की पढ़ाई के दौरान बहुत मेहनत के बाद यहाँ एडमिशन होता आपके है। कैसे कांटेक्ट में आया? मैं अपनी मदर का इलाज कराने के लिए मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड जो लिंग हॉस्पिटल है, जीएच हॉस्पिटल, वहाँ ग्वालियर में जाया करता था। तो कई सारे डॉक्टर से एक बात भी, कुछ अलग अलग ग्रुप से मेरा मिलना था। तो उनके कुछ लोग थे जो पेशेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो गरीब आदमी आता है उसके लिए भी। कुछ लोग थे जिनको पैसा फर्स्ट प्रायोरिटी है, पैसा आना चाहिए, आदमी मरता है तो कल मर जाए, कोई दिक्कत। कई लोग ऐसी बात करते थे कि मेडिकल प्रोफेशन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो सिर्फ पैसे की दम पर आते हैं, उनको पैसे के अलावा कुछ नहीं है। वो तो जनरली लोग कह रहे हैं, हवा में कह रहे हैं या कैसे कह रहे हैं, ये पता नहीं। 2010 में ये सारी, तो आपने ये जानना चाहा, ठीक है, कैसे होता है। उस दौरान 2010 में ये मेरे कांटेक्ट में आ गया। इससे बात होती रही, शुरुआत में कांटेक्ट हुआ तो इसने बताया ऐसे मैं विदिशा का रहने वाला हूँ, पिताजी भाजपा के नेता हैं इसके, देवेंद्र रघुवंशी, वो सारी चीज़ें। जब इसने अपना बैकग्राउंड बताया तो पीएमटी में अच्छी रैंक आई थी इसकी, जो जैसा इसने बताया। और 2010 आते आते जब 18 महीने का गैप हो गया, मतलब 2009 के एडमिशन से फर्स्ट और सेकंड प्रॉप के दौरान, तब तक आते आते इसकी जो कंडीशन थी प्रॉफ एग्जामिनेशन में पास होने के लिए, यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार हों चाहे मंसूरी साहब जैसे लोग रहे हों हमारे यहाँ, उन लोगों को पैसे देते हुए घूम रहा है। और उस चीज़ का मैं आपको मतलब सर्टिफाइड, मतलब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो प्रमाणित हो सकता है। हमेशा कई सारे कैंडिडेट मेडिकल के जो प्रॉफ एग्जामिनेशन रिजल्ट आता है फेल हो जाते हैं, हमेशा रिवेल में ही पास हो जाते हैं। रिवेल एग्जामिनेशन जो अभी बात आई कि रिवेल के लिए फॉर्म डालो, नहीं, ये वो हैं जो डॉक्टर की पढ़ाई के दौरान, मतलब आपने एडमिशन ले लिया किसी भी तरीके से, उसके बाद जब फर्स्ट ईयर का एग्जाम आया, पहला एग्जाम जो आया उसमें पहले फेल हो गए, लेकिन दोबारा पेपर जांचने के लिए दिए, फिर पास हुए। मतलब ये तो कॉलेज करवाता होगा ना, ये तो व्यापम नहीं करवा रहा था। नहीं तो, लेकिन हर लेवल पे था। क्या होता है, हर लेवल पे फॉर अस इट वाज इम्पोर्टेंट कि हु एडमिटेड। ये बाद का सीन है ना, एडमिट होने के बाद का। अगर एडमिट गलत तरीके से हुआ तो ही आगे का काम कर पाएगा, तभी तो आगे। तो इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू फाइंड दैट पर्सन जो गलत तरीके से एडमिट हुआ। अगर उसको ही पकड़ लिया आपने तो आगे का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, पर आगे का ये व्यापम में किस तरह से एंट्रेंस एग्जाम में डॉक्टरी की सीट मिल रही थी, सब सामने है, वो तो मिल रही थी, वो तो लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो फिर वो कॉलेज लेवल पे आ गया ना। हाँ, तो वो कॉलेज लेवल पे फिर कैसे उसमें तो व्यापम इन्वॉल्व नहीं है। नहीं, उसमें सिस्टम इन्वॉल्व है। बात यहाँ सिस्टम कहीं ना कहीं पूरा एजुकेशन सिस्टम इनका कोलैप्स करेगा। दैट इज द इशू विद एसटीएफ कि एसटीएफ वाज असाइंड टू इन्वेस्टिगेट व्यापम, हाँ, नॉट टू रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस। हिंदी हाँ, मतलब ये थोड़ी कि सारे दूसरे कॉलेज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उनको अपॉइंट किया, उनको अपॉइंट किया गया था व्यापम की इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वो काम वो अच्छे से कर रहे थे। अब ये जो डिमांड सामने से आ रही थी, जैसे आपने क्वेश्चन रेज किया कि साहब वो कॉलेज वाला गड़बड़ कर रहा है रिवैल्यूएशन में, तो टेक्निकली देखा जाए या प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये उनका जॉब नहीं है। उसके लिए कॉलेज लेवल पे उनकी मॉनिटरिंग कमेटी होती है, आइए उनको रिपोर्ट करना चाहिए, दे शुड उनको एक्शन लेना चाहिए। जबकि ये भी हो रहा था, लेकिन हाँ, होने को बहुत सारी चीजें हो रही थी। नहीं, मतलब अब क्या देखिए, चलिए फर्स्ट ईयर हो गया, फिर सेकंड ईयर हो गया, उसके बाद तमाम 5 साल की पढ़ाई है, 5.5 साल उसके बाद करना पड़ता है। अरे सर, एनेस्थीसिया देते हैं और आदमी उठता ही नहीं है। नहीं, और मैं आपको ऐसे भी और डॉक्टर्स होते हैं ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए These are the kind of persons. वो डॉक्टर बन कैसे गए, इतनी सारे, उसके बाद इतने एग्जाम कैसे हो सकते हैं? आप उसके बाद 12th फेल लोग डॉक्टर बने, उनका आपको बता देता हूँ। डॉक्टर दीपक यादव जो कि हरी सिंह यादव के दामाद हैं, उनका छोटा भाई 2004 बैच राहुल यादव, जो कि लगातार 2 या 3 बार 12th फेल होते रहा। ये भी आरोपियों की लिस्ट में है? आरोप FIR है उस पर।
अभी जेल में है। दो लगातार 2 या 3 बार 12th फेल होते रहा। 12th के साथ उन्होंने पीएमटी दी, पीएमटी का रिजल्ट आया, पास हो गया। 12th का रिजल्ट आया, सप्लीमेंट्री था, 12th पास नहीं कर पाया। 12वीं पास नहीं कर पाया, लेकिन मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हो गया। वो इसलिए हो गया, वो भी मैं क्लियर करूंगा आगे। मेडिकल एंट्रेंस क्लियर कर गया, तो सोचा 12th करने की जरूरत ही क्या। जब मेडिकल एंट्रेंस हो गया तो उन्होंने बिना 12th पास किए, जबकि नियम है काउंसलिंग में जो बंदा अटेंड करेगा वो 12th पास होना चाहिए। काउंसलिंग अटेंड करते समय वो 12th पास नहीं था। काउंसलिंग अटेंड की, उसे एडमिशन दिया गया, टेम्परेरी एडमिशन दिया गया 15 दिन के लिए। 15 दिन बाद कभी पूरे 2004 से लेके 2014 में मैंने एफआईआर लॉन्च कराई। 2014 तक मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उससे 12th की मार्कशीट नहीं मांगी। वो डॉक्टर बन गया क्या? डॉक्टर बनने के बाद उन्होंने मेडिकल प्रैक्टिस की। मेडिकल ऑफिसर रहे वो, और 12th पास नहीं की थी। 12th पास नहीं कर पाए, और अब आरोपियों की अब जेल में है। अब जेल में है। मैं आता हूं अगले सवाल पर, वो ये कि ये पूरा जो सीबीआई जांच की जो मांग उठी और वो उसने तेजी पकड़ी पत्रकार अक्षय सिंह की मौत के बाद। अक्षय की मौत का सच आपकी नज़र में क्या है? क्योंकि आप मिले भी अक्षय को। अक्षय सिंह जी 3 दिन लगातार मेरे साथ ग्वालियर में रहे। जब वो ग्वालियर आए थे तो जिस प्रकार से सारा मीडिया डेथ ट्रायल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, वे दिल्ली से तो यही उद्देश्य लेकर आए थे। लेकिन एक दिन बाद उनको कुछ अजीब से तथ्य सामने आए, कुछ अजीब सी जानकारियाँ उनके सामने आई। तो वे डेथ के साथ जो उन्होंने मुझे बताया, मंडे इवनिंग में वो कुछ ऐसा खुलासा करने वाले थे जिसमें 5 से 6 बड़े हाई प्रोफाइल वो एक्सपोज करने वाले थे, इंक्लूडिंग सीएम। और ये सारी चीज़ें 3 दिन मेरे साथ रहने के दौरान उन्होंने कई सारे तथ्य लिए, कई सारी अहम जानकारी। वो तथ्य कहाँ है? वो उनके साथ या उनके साथ के लोगों को। इनफैक्ट एक सच बताऊं आपको, अभी कल ये ही इन्होंने विजिट किया अक्षय के घर पे। अक्षय के घर पे जाके इन्होंने अक्षय के पेरेंट्स से बात की। अक्षय के पेरेंट्स ने इनको बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स उसके पास से जो मिले थे लास्ट में, इन्होंने उस पर नज़र डाली तो ही फाउंड कि उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं जो इन्होंने दिए। आपने जो कागजात दिए थे अक्षय जी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स मिले, उनकी एक कॉपी अक्षय जी की फैमिली के पास है। अच्छा। एक कॉपी जो भी उनके पर्सन होंगे उनके पास है। पर उन्होंने मुझे दिखाया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो आपने दिए। जब मैंने देखे तो डॉक्यूमेंट्स वही थे, पर पूरे नहीं थे। जो मैंने दिए उसमें से कई सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें नहीं है। आते समय डिस्कस कर रहे थे ये चीज़। ही टोल्ड मी कौन से मिसिंग थे? सागर एफएसएल की रिपोर्ट उसमें मिसिंग है, जिस पूरे मामले को लेकर जैसे कई सारे मामले, कई सारी अहम जानकारियां जो सीएम शिवराज सिंह के बारे में ऐसी कोई जानकारी जो सिर्फ आप ही के पास थी और सिर्फ अक्षय तक ही पहुंची थी, वो मिसिंग ऐसी कोई लगी आपको? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से वो स्टोरी क्रिएट कर रहे थे, मैं आपको उस एंगल से बता देता हूँ। वो 5 बड़े लोगों को जो एक्सपोज करने वाला था, उसमें सीएम का भी नाम था, सीएम शिवराज सिंह से जुड़ी हुई जानकारी, जिस पर मेरा आरोप बिल्कुल पहले से भी और आज भी वही है कि सागर एफएसएल में जो जांच के नाम पर घोटाला हुआ, उस पूरे घोटाले की जानकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान को थी। बिल्कुल प्रॉपर चैनल से थी, उनके विभागीय प्रक्रिया से इनको थी, क्योंकि ये भी मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। विभाग के ही एक क्लास 1 अधिकारी ने इनको भेजा कि वही जांच आपकी सरकार में जो घोटाला पकड़ा गया 2011 में इनको पत्र भेजा गया, उस घोटाले की प्राथमिक जांच कराएगी। प्राथमिक जांच के बाद सागर एफएसएल में जांच कराएगी। सागर एफएसएल में जो जांच हुई, जांच के नाम पर घोटाला हो रहा है। वो सारे तथ्य इनको दिए गए, वो सारे तथ्य दबा दिए गए। जिनसे जुड़ी जानकारियां मैंने स्वयं अक्षय सिंह जी को दी, वे सारी जानकारियां उसमें नहीं थी। राजभवन का क्या कनेक्शन है? डायरेक्टली इन्वॉल्व है। अब तो मेरे ख्याल से विटनेस में भी आ गया है। 3 लाख रुपए किसी ने दिए हैं उनको अंदर, राजभवन के अंदर जाके। बेसिकली जो मेरा पर्सनल अगर सोच देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नर खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं है ना। इट सीम्स लाइक, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि उनके आसपास के लोग, ऑफ कोर्स उनके बच्चे, उनका बड़ा बेटा, वो डील करता था ये सब चीज़ें। इन्वॉल्वमेंट तो है, स्टूडेंट्स उनके यहाँ से सिलेक्शन हुआ, क्योंकि वो एक्सेल शीट जो नितिन मोहिंद्रा मेंटेन करता था रिकॉर्ड्स के लिए, उसमें क्लियर कट मेंशन था इनका नाम। तो डेफिनेटली इन्वॉल्व तो थे, उस लेवल तक थे। ट्रांजैक्शन हुए, पैसों का लेन देन हुआ, वो भी एस्टैब्लिश्ड है। और फैक्ट्स की बात करें तो बार बार जैसे आशीष भी कह रहे हैं और नाम आ रहा है, सीएम शिवराज पर इल्जाम क्यों लगता है? क्यों लगता है उसके पीछे भी देयर आर
मैनी रीजंस इन इट। एक तो ये है कि जो कॉल रिकॉर्ड एनालिसिस जिस डायरेक्शन में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे इसलिए पता है क्योंकि वाइल्ड वर्क काम करने के दौरान मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी। कुछ फाइलें मैंने खुद रिट्रीव की, कुछ खुद जनरेट की, और आई फाउंड सर्टन कनेक्शंस इन इट। मेरे को बहुत सारे स्पष्ट कनेक्शन उसमें दिखे। सीएम से? जी हाँ, सीएम हाउस से प्रेम प्रसाद हैं जिनको एक को बेल हुई है, वो हैं। फिर और भी कुछ नंबर्स थे सस्पेक्टेड विच सीएम हाउस में हो रहा था और राजभवन में हो रहा था। राजभवन में आपने कहा कि हो सकता है कि गवर्नर खुद इन्वॉल्व ना हो, लेकिन सीएम हाउस में भी सीएम खुद होंगे या कोई और हो? कोई और हो सकता है कोई और। मैं डायरेक्टली उनको तो ये नहीं क्लेम करूंगा, बट देयर वर रिकॉर्ड्स। हालांकि जो भी है, सिर्फ एक बार की पूछताछ है कि ये नंबर किसने यूज किया, क्योंकि हो सकता है वो नंबर किसी और तो ये सब तो अब देखिए ना, अब सीबीआई के पास जांच है। अब चीजें सामने आएंगी। सीबीआई को सबूत मिल पाएंगे आपकी नजर में? बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा क्या करेगी सीबीआई जो एसटीएफ और एसआईटी नहीं कर रही थी? प्रोसेस फॉलो करेगी, मैंडेटरी प्रोसेस जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक तरीका वो मेंशन किया है कि अगर आपको कोई एविडेंस को उठाना है तो उसको उठा के सबसे पहले एविडेंस बास्केट में डालना है। अब इन्होंने वो चीज़ नहीं की, उसकी वजह से लॉस ऑफ एविडेंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, टेम्परिंग ऑफ एविडेंस के तीनों केस इंदौर पुलिस के ऊपर रजिस्टर होना चाहिए, जो शायद होंगे भी, क्योंकि एक बार जहाँ तक मेरी जानकारी है सीबीआई के ऊपर खुद हो चुके हैं, जस्ट बिकॉज कोई आरोप नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक मैंडेटरी प्रोसेस स्किप करी थी किसी ऑफिसर। प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा तो सीबीआई तह तक पहुंच सकती है। प्रशांत जी कह रहे हैं। आशीष जी, आपकी नजर में सीबीआई क्या करेगी जो एसटीएफ और एसआईटी नहीं कर रहे थे? सीबीआई चूंकि मुझे लगता है जिस प्रकार से अगर जांच करेगी, चूंकि दूसरे स्टेटों से भी इस व्यापम घोटाले के तार जुड़े हैं, और वो लोकल पुलिस नहीं कर रही थी, जानबूझ के नहीं कर रही थी, या कैपेबल नहीं थे, और उन पर एक प्रेशर था। और जो भी हाई प्रोफाइल्स के नाम जिस स्कैम में आए, जो कि गिने चुने नाम अभी तक सामने आए, मुझे लगता है जिस प्रकार का एक घोटाला है, कई सारे और नए हाई प्रोफाइल्स के नाम सामने आएंगे। दूसरी एक बात, अभी कुछ समय बाद जैसे चूंकि आगामी हफ्तों में डीमेट घोटाले को लेकर सुनवाई होनी है, तो माननीय न्यायालय से मांग की जाएगी। क्या है डीमेट? क्या है? प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का घोटाला। स्टेट कोटे की जो सीट्स होती हैं वो डीमेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। बेसिकली कोई डिफरेंस नहीं है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस ये बोल के बच सकते हैं या कह सकते हैं कि हमारा तो मामला ही अलग है, वी आर प्राइवेट कॉलेजेस, हमारे अपॉइंटमेंट व्यापम से नहीं होते, बट ऐसा नहीं है। द बोर्ड स्टिल वर्क्स। वो स्टेट कोटे की जो सीट है वो भी उन्होंने अपनी मर्जी से बेच दी, जैसे जो उनको स्टेट को देना चाहिए। उसको मैं आपको क्लियर कर दूं, उसके बारे में मैंने जब स्टिंग किया तो सारी जानकारी उसमें एक एफआईआर भी लॉन्च कराई हुई है। वो 2011 में जब मैं गया इस ब्रजेंद्र रघुवंशी के साथ काउंसलिंग के समय, तो वहाँ इसका जूनियर 2010 बैच का मुझे मिला, जयप्रकाश बघेल, जो कि मेडिकल कॉलेज ग्वालियर में पढ़ता था। तो वो चूंकि इसको जूनियर था तो सर कह के बोल रहा था, मेरे क्या बोले जूनियर है अपना। मैंने कहा यहाँ क्यों आया? मुझे लगा किसी और को, अपने छोटे भाई वगैरह को काउंसलिंग अटेंड कराने आया होगा। तो बात ही बोले नहीं अभी तुम देखते जाओ। मैंने कहा ठीक है देखते हैं यार क्या है। तो पूछा तो पता लगा काउंसलिंग अटेंड करने आया। मैंने कहा अपने ग्वालियर मेडिकल कॉलेज से भी कोई अच्छा मेडिकल है, मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई बंदा पढ़ रहा है, फिर से काउंसलिंग अटेंड करने आया है, जबकि जूनियर हो जाएगा, 2010 में पढ़ रहा है, दोबारा 2011 में लेगा तो 1 साल जूनियर हो जाएगा। मतलब दोबारा वो एडमिशन दोबारा उसने पीएमटी दी, दोबारा काउंसलिंग में आया 2010 में, जबकि पास आउट हो चुका था पीएमटी और पढ़ रहा था कहीं। दोबारा मतलब एक बार एडमिशन हो गया, अगले साल फिर दूसरी, फिर दोबारा दी। हाँ क्यों? वही मैं बता रहा हूँ, मैं भी वही जानना चाह रहा था। मैंने कहा ऐसा क्यों यार, मतलब 1 साल जूनियर हो जाएगा, ऐसा क्या करना चाह रहा है? बोले फिर रुक तो जाओ, देखते जाओ। He occupied the seat तो देखा and मैंने, then sell it to another. देखा मैंने तो उसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अलॉट कराया, चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल का। ठीक है। चिरायु मेडिकल कॉलेज अलॉट कराने के बाद उसने उस चिरायु मेडिकल कॉलेज में, अब मैंने कहा अब क्या होगा? बोले ये क्या दलाल से इसकी डीलिंग हुई है। तो पूछा कैसे? बोले 1.5 से 2 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे, 1.5 से 2 लाख रुपए दलाल को मिल जाएंगे। मैंने कहा इससे क्या होगा यार, कॉलेज को क्या फायदा? बोले क्या मैं लिख के दे दूंगा कॉलेज को कि मैं सीट लेना नहीं चाहता, फीस मेरे पास इतनी देने की क्षमता नहीं है, मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ। ठीक है। बोले छोड़ देंगे तो क्या होगा? बोले छोड़ देंगे तो सीट मैनेजमेंट कोटे में चली जाएगी। अच्छा। अब वो सीट मैनेजमेंट कोटे में गई, मैं एमबीबीएस सीट की बात कर रहा हूँ अभी। वो सीट 3 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए की कॉलेज को पड़ी, वो 15 से 20 लाख रुपए में बिकेगी। अगर यही सीट पीजी में आ जाए, पीजी में जैसे कैंडिडेट को 10 से 15 लाख उन्होंने दे दिए, और वो एमडी रेडी हुआ है जो भी है 1.5 से 2 करोड़ रुपए ही बेच देंगे। 15 लाख रुपए के 2 करोड़ रुपए मिल जाए तो इसमें क्या घाटा है?
ये तो अच्छा फायदे का धंधा है। ये और इसमें एक चीज और, हाँ। उसके डॉक्यूमेंट जिस बंदे ने जैसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है या प्राइवेट में कहीं, डॉक्यूमेंट मेडिकल कॉलेज में बाउंडेड है, डॉक्यूमेंट सारे ओरिजिनल, पीएमटी फॉर्म भर सकता है फोटोकॉपी से, काउंसलिंग के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लोग, डीएमई के लोग जो सारे मिलकर डॉक्यूमेंट निकाल के देते हैं पैसे के लिए। सारा ऊपर से नीचे का पूरा तंत्र सिस्टम में मिला होता है, मिलके चाहे वो एंड डॉक्टर दिस लीड्स टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जो बड़ा अमाउंट का सोर्स और एक बड़ी चीज आपको पूरा बता दूं, तंत्र डॉक्टर एनएम श्रीवास्तव जो कि जॉइंट डीएमई हैं, वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज फर्जीवाड़े का पूरा नेक्सस ऑपरेट करते हैं। उनसे आज तक पूछताछ नहीं की गई, लेकिन उनका नाम है आरोपियों में। बिल्कुल मेरे। तो ये जो पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम अगर इस तरह से चल रहा है, जैसा प्रशांत ने भी देखा और आशीष ने भी देखा, तो सोचिए कहां तक सड़ चुका है पूरा सिस्टम। और ये क्या सिर्फ मध्य प्रदेश में ही है। अब जो सबसे ज्यादा दुख होता है वो उनके लिए, एक जिनको इस सब की वजह से दाखिला नहीं मिल पाया, नौकरी नहीं मिल पाई, और जो दुख होता है उनके लिए जिनको जो लायक थे, काबिल थे और उनको नौकरी मिल गई, उनको दाखिला मिल गया, वो डॉक्टर बन गए, वो काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन उनको भी इसी नजर से देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी और प्रशांत जी, ये कुछ समझाने के लिए। अभी समझने में शायद और वक्त लगेगा और पर्दे खोलने में सीबीआई को भी बहुत वक्त लगेगा। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।